गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। श्री वन विद्यालय आंबाबारी हाईस्कूल मांथी हूँ मीनलबेन एन देसाई आप सौનું ऑनलाइन एज्युकेशन में हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 9 विषय हिंदी प्रकरण 15 दाजियु पाठनी समझूती जोईशुं। मित्रों, दाजियु पाठना लेखक शेखर जोशी छे अने पाठनो साहित्य प्रकार कहानी छे। दाजियु बाळ श्रमिक पर लखवामां आवेली कहानी छे। मित्रों, दाजियु एटले दाजियु पहाड़ी भाषानो शब्द छे अने दाजियु एटले मोटो भाई, बड़ा भाई। आ पाठनी अंदर लेखके मदन अने जगदीश बाबू वच्चे पोताना अंगत व्यक्ति तरीके अने पछी अंगत व्यक्ति वच्चे पड़ेली तिराड़ केवा संबंध तरफ पहोंची जाय छे, जेने आपणे आपणा पोताना समजवा लागीए छे अने ज्यारे ए ज आपणुं दिल तोड़ी दे छे त्यारे केवी प्रतिक्रिया थाय छे ए कहानीनुं मुख्य केंद्र बिंदु छे। तो विद्यार्थी मित्रों, पाठनी समझूती जोता पहला लेखकनो परिचय जोईए। तो शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोशिका घटवार, साथ के लोग, दाजियो, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित। दाजियु कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण। दाजियु कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाजियु अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किसी प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है। उसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें अपने पाठनी विगतवार समझूती जोईए। तो चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाफ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। कि विद्यार्थी मित्रों, पाठनी अंदर जे लेखक छे, लेखके कह्युं छे के जे जगदीश बाबू छे, ए जगदीश बाबू पहाड़ी विस्तारना ज्यां 4 रस्ता पड़े छे, ए 4 रस्तामांथी डाबी तरफ जे रस्तो जई रह्यो छे त्यां साइन बोर्ड वाळो जे कैफे यानी के पहाड़ी विस्तारना लोको ज्यां चा नास्तो करवा माटे आवे छे ते जग्या त्यां जगदीश बाबुए पहली वार मदनने जोयो हतो। मदननो देखाव केवो हतो? तो गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाफ એટલે કે એની આંખો સ્વચ્છ, અતિ સ્વચ્છ, આર પાર જોઈ શકાય એવી એની આંખો હતી। સુનહરે બાલ, ચાલ में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता यानी आळस के एनी जे चाल हती एनी चालमां, एना काममां आळस नहोती। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुरती के कमल यानी के कमळना पान उपर પડેલું પાણીનું જે બૂંદ ટીપું જે છે, જે રીતે કમળના પાન પરથી સરી જાય છે, એવી જ રીતે એવી સ્ફૂર્તિ, એવી ચાલ મદનમાં હતી।
એની આંખોમાં આંખો કી ચંચલતા દેખકર, એની આંખોમાં જે ચંચળતા છે એ જોઈને એની ઉંમર શું હશે એનો ખ્યાલ આવતો ન હતી। उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। लेखक કહે છે કે મદનની ઉંમર ચોક્કસ કહી શકાય એમ નહોતી, પરંતુ 9-10 વર્ષનો એ હશે એમ લેખક કહે છે। अधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था। શું કહે છે લેખક કે જગદીશ બાબુ જ્યારે સિગારેટનો લાંબો કસ ખેંચીને કેફેની અંદર પ્રવેશ કરે છે ત્યારે જે મદન છે એ મદન મેજ યાની કે ટેબલ ઉપરથી પ્લેટ ઉઠાવી રહ્યો હતો અને જ્યારે જબ વે પાસ હી કોને કી ટેબલ પર બેઠે કે જગદીશ બાબુ જ્યારે બાજુની ટેબલ ઉપર બેસે છે ત્યાં જ મદન એમની સામે હતો। मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो કે જાણે કે મદન કોઈકની પ્રતીક્ષા રાહ જોઈ રહ્યો હતો। વહ કુછ બોલા નહીં, મદન કશું જ બોલતો નથી। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। શું કહે છે લેખક કે મદન જે છે એ મદન આવનાર જે વ્યક્તિ છે એ વ્યક્તિને માન સન્માન આપવા માટે એ પોતે નમ્રતા પ્રદર્શન કરવા માટે એ પોતે એમની સામે થોડો ઝૂકે છે અને એમના તરફ જોઈને એ હાસ્ય કરે છે, પરંતુ એના મૌનની અંદર જ જાણે કે એની ભાવના એનો મતલબ समाई गयो हतो। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। जो लेखक શું કહે છે કે જગદીશ બાબુએ સિંગલ ચાયનો ઓર્ડર આપ્યો અને એ ઓર્ડર લઈને જ્યારે મદન જાય છે ત્યારે ફરીવાર એ જગદીશ બાબુને હસી બતાવે છે અને તરત જ પલક ઝબકતે આંખના પાપણના પલકારાની સાથે જ એ ચા લઈને જગદીશ બાબુની સામે ફરી પાછો હાજર થઈ જાય છે। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में जनरव यानी के कोलाहल पूर्ण घोंघाट भरिया वातावरण में पण रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन। के શું કહે છે લેખક કે ઘણા બધા ઘોંઘાટ ભર્યા વાતાવરણની અંદર રહેવા છતાં रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है કે सूनेपन यानी કે એકાકીની અનુભૂતિ થાય છે, પરંતુ લેખક કહે છે કે કોઈક અજાણ્યો વ્યક્તિ અપનત્વહીન કે જેને આપણે ઓળખતા નથી અને જ્યારે એની સાથે મુલાકાત થાય છે પોતાના જેવો ભાવ આપણા મનની અંદર એના પ્રત્યે જાગે છે, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ें होती है बीछो या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। जो શું કહે છે લેખક કે જગદીશ બાબુ દૂર દેશ से आए हैं કે દૂરના દેશથી આવ્યા હતા, એકલા હતા કે જ્યારે કેફેની અંદર ચોકની અંદર પ્રવેશ કરતા જ શોરગુલ में उन्हें लगता
કે જ્યાં ઘોંઘાટ ભર્યું વાતાવરણ છે ત્યાં એને એવું લાગે છે કે જાણે કે કોઈક પોતાનું છે। शायद कुछ दिनों रहकर अब अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे, पर आज तो लगता है यह अपना नहीं अपनेपन की सीमा से दूर कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल। जाय साहब के जगदीश बाबू पोते જ્યારે પોતાના દેશથી દૂર દેશમાં આવે છે ત્યારે પોતે એ વિચારે છે કે અભ્યસ્ત હો જાને, અભ્યસ્ત એટલે કે એમને જાણે કે આદત પડ જાના કે પોતે પોતાના દેશથી દૂર આવ્યા છે, વાતાવરણ में अपनेपन की अनुभूति होने लगी। दूर આવવા છતાં પણ એ વાતાવરણની અંદર એવો એવા ટેવાઈ જાય છે કે જાણે કે એ જે લોકો છે એ પોતાના જ હોય એવો ભાવ એ અનુભવે છે। ત્યાં જ મદન બોલે છે, જય સાहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है और उन्हें अपनी शंका का समाधान कर लिया। जो શું કહે છે લેખક કે જ્યારે પેલો મદન જગદીશ બાબુ પાસે આવીને એમને પૂછે છે કે જય સાहब, ત્યારે જગદીશ બાબુના હાથમાં જે સિગારેટ હતી એ સિગારેટ જગદીશ બાબુ રાખદાનીમાં મૂકી દે છે અને મદનનો અવાજ ધ્વનિ સાંભળીને એના ધ્વનિ અવાજની અંદર જાણે કે કોઈક પોતાનું છે એવો ભાવ મનની અંદર જાગે છે। અને જગદીશ બાબુ એને પૂછે છે કે ક્યાં નામ હે તુમ્હારા? તો મદન જગદીશ બાબુને જવાબ આપે છે, મદન। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? जगदीश बाबू मदन ने पूछे छे કે તું ક્યાંનો રહેવાસી છે? પહાડ કા હું બાબુજી? જો મદન જવાબ આપે છે કે હું પહાડી વિસ્તારનો છું। પહાડ તો સેંકડો હે, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? जो કે જ્યારે મદન જગદીશ બાબુને કહે છે કે હું પહાડનો રહેવાસી છું ત્યારે જગદીશ બાબુ મદનને કહે છે કે પહાડ તો ઘણા બધા છે, સેંકડો છે। આબુ છે, દાર્જિલિંગ છે, મસૂરી છે, શિમલા છે, અલ્મોડા છે, એ બધામાંથી એ પહાડી વિસ્તારમાંથી તારું ગામ કયા પહાડની અંદર આવેલું છે? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? के मदन जगदीश बाबू ने कहे छे કે મારું ગામ અલ્મોડા પહાડી વિસ્તારમાં છે। ત્યારે જગદીશ બાબુ એમને પ્રશ્ન કરે છે મદનને કે અલ્મોડા में कौन सा गांव है? કે અલ્મોડામાં કયું ગામ છે? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इसी कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। કે જ્યારે મદન જગદીશ બાબુને કહે છે કે અલ્મોડાથી મારું ગામ તો 15-20 કિલોમીટર દૂર છે ત્યારે જગદીશ બાબુ મદનને કહે છે પરંતુ છતાં પણ ફિર ભી નામ તો કે તારા ગામનું કશું કંઈક તો નામ હશે ને? જગદીશ બાબુને જોર દેकर પૂછા। डोटिया लगो, वह संकुचाता हुआ सा बोला। કે મદન પોતાના ગામનું નામ જે છે ડોટિયા लगो એ કહે છે। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया
कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं। तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। કે આ મદનનો જવાબ સાંભળીને જગદીશ બાબू चेहरे पर पूरती हुई एकाकीपन की शाही दूर हो गई કે જગદીશ બાબુને પણ પોતાના મનની અંદર એવું લાગે છે કે અહીં પહાડી વિસ્તારની અંદર કોઈક પોતાનું છે અને उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं। અને જગદીશ બાબુએ એને હસીને મદનને કહ્યું કે હું તારા ગામની નજીકના જ ગામનો છું। ત્યારે જગદીશ બાબુને એવું લાગ્યું કે મદનના હાથમાંથી જે ચાની ટ્રે છે એ ટ્રે પડી જશે। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो कि જ્યારે જગદીશ બાબુએ મદનને કહ્યું કે હું તારા બાજુના જ ગામની અંદર રહું છું, ત્યારે મદન પોતાના ગામની અંદર પોતાની જે માં છે, નાની બહેન છે, મોટા ભાઈ છે, એ બધાને યાદ કરે છે। અતીત ગામ કે અતીતની અંદર, અતીત એટલે કે ભૂતકાળની અંદર એ સરી જાય છે। ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईर्चा, ईर्चा यानी के माँ, बाबा, दीदी, भूली भूली यानी के छोटी बहन अने दाजियो के आगळ पण आपणे जोई गया के दाजियो यानी के बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसी की छाया निकट जान पड़ी। ईर्जा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, भूली नहीं, दाजियो हाँ દાજ્યો। મદન પોતે એવું સમજે છે મનની અંદર કે આ પહાડી વિસ્તારની અંદર અહીં જ્યારે પોતાનું કોઈ નથી ત્યારે એને જાણે કે પોતાના દાજ્યો यानी कि मोटा भाई मળી गया। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजियो जय हिंद। શું કહે છે લેખક કે મદન અને જગદીશ બાબુની વચ્ચે ખૂબ જ આત્મીયતા બંધાઈ જાય છે। જ્યારે જ્યારે જગદીશ બાબુ આ કેફેની અંદર આવે છે કે તરત જ મદન એમની પાસે આવી જાય છે અને કહે છે કે દાજ્યુ જય હિન્દ। દાજ્યુ યાની કે મોટા ભાઈ, દાજ્યુ આજ તો ઠંડ બહુત હૈ। મદન જગદીશ બાબુને કહે છે કે મોટા ભાઈ આજે તો ઠંડી ખૂબ જ છે। દાજ્યુ क्या यहाँ भी हिम पड़ेगा। શું કહે છે કે મદન જગદીશ બાબુને કહે છે કે શું અહીં ખૂબ ઠંડી છે તો શું અહીં પણ બરફ પડશે, हिम પડશે। दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया, तभी किसी और से बॉय की आवाज पड़ती और मदन इस आवाज की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजियो कोई चीज के दाजियो। मोटा भाई कहे छे जगदीश बाबू ने कि आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया, कि तमे तो काले खूब ज ओछું ખાધું। અને ત્યાં જ જ્યારે જગદીશ બાબુ સાથે વાત કરે છે ત્યાં જ એને હોટલના બીજા આવનાર જે વ્યક્તિ છે એ બૂમ મારે છે કે બોય। ત્યાં જ એ તરત જ એમનો અવાજ સાંભળીને તેમની પાસે પહોંચતા પહેલા એ જગદીશ બાબુને પૂછતો જાય છે કે દાજુ મોટા ભાઈ તમારા માટે કોઈક ચીજ, કોઈક વસ્તુ લાવો, પાણી લાવો। અને જગદીશ બાબू કહે છે કે પાણી લઈ આવ। लाया दाजियो शब्दों को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। શું કહે છે કે લાયા દાજીઓ, લાવ્યો મોટા ભાઈ કહીને એ ખૂબ જ ત્યાંથી તરત જ ઝડપથી એ નીકળી જતો અને દોહરાતા કે કહેતો કે જેટલી આતુરતાથી બહુ દિનો કે બાદ ઘણા દિવસ પછી જ્યારે એક માં પોતાના દીકરાને મળી હોય
एवी ज रीते मदन पण जगदीश बाबूनी साथे वर्तन करतो हतो। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया कि थोड़ा ज दिवसनी अंदर जगदीश बाबूनु जे एमने एकाकीपन लागतुं हतुं ए दूर थई जाय छे। उन्हें अब चौक, कैफे ही नहीं सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजियों के लेखक शू कहे छे कि जे मदन वारंवार जगदीश बाबू ने दाजियों कहता हता ए जगदीश बाबू ने गमतो न हतो। मित्रों, हवे आपणे आगळ जोईए तो मदन इधर आओ आया दाजियों के जगदीश बाबू मदन ने कहे छे के अहीं आव। तरत ज मदन कहे छे के आव्यो मोटा भाई। दाजियों शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टीक सकी। शू लेखक जे छे ए लेखक कहे छे के जगदीश बाबू जे छे ए जगदीश बाबू पोते विचार करे छे मननी अंदर के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। पोताना मननी अंदर पोतेना संस्कारो जागी उठे छे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टीक सके के पोताना मननी अंदर एवो अहम भराई जाय छे के हूँ आ पहाड़ी विस्तार में खूब प्रतिष्ठा पामेल व्यक्ति छे। अने ज्यारे मदन एमने दाजियो यानी के मोटो भाई कहे छे त्यारे आ शब्द कोईक सांभળી जशे तो जगदीश बाबू विचार करे छे के पोतानो नानो भाई आवुं काम करी रह्यो छे। एटला माटे जे जगदीश बाबू छे ए जगदीश बाबू मदन ने पोतानी पासे बोलावे छे। दाजियो चाय लाओ। तरत ज मदन जगदीश बाबू ने कहे छे कि मोटा भाई चाय लाओ। चाय नहीं, लेकिन ये दाजियो दाजियो क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की पेस्टिज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? कि जगदीश बाबू मदन ने कहे छे कि आते शू मांड्यू छे? शू तू आखो रात दिवस दाजियो दाजियो कहीने बूमो पाड़तो रहे छे? शू तने कोईकनी पेस्टिज यानी के इज्जतनो ख्याल नहीं? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन पेस्टिज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। जो कि लेखक शू कहे छे जगदीश बाबू ने आ छोकरो मदन के पेस्टिज नो अर्थ समझसे के नहीं समझसे एनो पण एमने ख्याल न हतो। परंतु मदन जे छे ए मदन जगदीश बाबूना समझाव्या पहला ज आखी परिस्थिति आखी वात ने ए समझी जाय छे। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी कि मदन ने आ जगदीश बाबूए एनी साथे करेलो जे व्यवहार छे एनाथी गहरी चोट खूब ए पोते वेदना दुख अनुभवे छे। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर के कोठरी में सिसकिया भर भर रोता रहा। शू कहे छे के मैनेजर के कैफे नो जे मालिक छे एनी पासे सिर दर्द मारू माथुं दुखे छे एवुं बहानु करीने ए पोते ज्यां रहे छे त्यां ए चाल्यो जाय छे अने पोते खूब दुख अनुभवे छे। सिसकिया भर भर कर डुस्का भरी भरीने ए रड़तो रहे छे। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईर्जा की गोदी से, ईर्जा यानी के मानी गोद थी, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रोने लेने पर
अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल देने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की उपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। मदन पूर्ववत काम करने लगा। फरी पाछो मदन जे छे ए मदन पोताए काम करवा लागे छे। दूसरे दिन कैफे आते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई कि बीजे दिवसे फरी पाछा જ્યારે જગદીશ બાબુ કેફેની અંદર પ્રવેશ કરે છે ત્યાં જ જગદીશ બાબુનો બાળપણનો જે મિત્ર સહપાઠી એની સાથે ભણનાર મિત્ર हेमंत એને મળી જાય છે। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। તે કેફે માં જઈને જગદીશ બાબુએ ઈશારો કરીને મદનને બોલાવે છે, પરંતુ મદન જગદીશ બાબુથી दूर दूर રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। बीजी बार જ્યારે જગદીશ બાબુ મદનને બોલાવે છે ત્યારે એ જગદીશ બાબુ પાસે જાય છે। आज उन्हें मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊ दाझिયું कहा। શું કહે છે લેખક કે આજે મદનના જે ચહેરા ઉપર હાસ્ય રમતું હતું એ આજે હાસ્ય ન હતું, અને જે જગદીશ બાબુને લાવ્યો દાઝિયું કહેતો હતો કે લાવ્યો મોટા ભાઈ, શું જોઈએ છે મોટા ભાઈ, એ વારંવાર પૂછતો હતો, એ પણ एने शब्द दोहराव्यो नहीं। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाझिયું कहने की उपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो 2 अपरिचित हो। जो लेखक शू कहे छे कि आज सुधी मदन जे छे ए जगदीश बाबू साथे एटली बधी आत्मीयताथी जोड़ाई गयो हतो के लाव्यो दाझिયું एम कहेतो हतो, परंतु आजे जगदीश बाबू જ્યારે એને બોલાવે છે એ મદન કશું બોલતો નથી। સામેથી જગદીશ બાબુએ ઓર્ડર આપવો પડે છે, કહે છે કે 2 ચાય 2 આમલેટ, છતાં પણ મદન જે છે મદન લાવ્યો દાજુ લાવ્યો મોટા ભાઈ એમ કહેતો નથી, પરંતુ શું કહે છે કે લાવ્યો સાહેબ, એ કહીને જાણે કે કોઈક બે વ્યક્તિ અપરિચિત એકબીજાને ઓળખતા જ ન હોય એવો વ્યવહાર મદન जगदीश बाबू साथे करे छे। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा कि जे जगदीश बाबू नो मित्र छे सहपाठी हेमंत जे छे ए जगदीश बाबू ने पूछे छे कि कदाच आ छोकरो पहाड़ी विस्तारनो हशे। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया कि जगदीश बाबूए सांभळ्યું करीने हां उत्तर आपीने आखोई वातने जगदीश बाबू फेरवी नाखे छे। जे वार्तालाप छे, वातचीत छे, ए वार्तानो विषय बदली नाखे छे। मदन चाय ले आया था। मदन चा लईने आवे छे। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने आसान चढ़ाने की गरज से पूछा कि हेमंत मदन ने पूछे छे कि तारू शू नाम छे। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाझिયું आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की पेस्टिज का ख्याल नहीं रहा तुम्हें। कि जे समये हेमंत मदन ने प्रश्न करे छे कि तुम्हारा क्या नाम है, ત્યારે મદનની આંખ સામે જગદીશ બાબુએ આ જ પ્રશ્ન જ્યારે એને કર્યો હતો એ આખું ચિત્ર એની આંખ સામે તળવરી રહ્યું હતું। સ્મૃતિયા ઘણા વખત પહેલાને જે યાદો છે એ યાદો ફરી પાછી એને તાજી થાય છે કે જગદીશ બાબુએ આ જ રીતે એને એક દિવસ એનું નામ પૂછ્યું હતું। ત્યાર પછી એની સાથે આત્મીય બંધાઈ જતા મદન એમને વારંવાર પૂછતો કે મોટા ભાઈ આપે તો કાલે થોડું જ જમ્યા હતા, થોડું જ ખાધું હતું, અને એ જ વ્યક્તિ જ્યારે એક દિવસ એને મદનને કહે છે કે તને કોઈકનો પેસ્ટિજ ઇજ્જતનો ખ્યાલ નથી। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा कि जगदीश बाबूए पोते जे
મસ્તક નીચું કર્યું હતું એ ઊંચું કરીને મદન તરફ જુએ છે। ઉન્हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। મદનને એવું લાગ્યું કે જગદીશ બાબુ એમના ઉપર ગુસ્સો કરશે। हेमंत ने आग्रह के स्वर से दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? कि हेमंत फरी पाछो એને प्रश्न करे छे कि तुम्हारा क्या नाम है? बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। कि मदन એને કહે છે કે હોટલના બધા વ્યક્તિઓ મને बॉय कहीने बोलावे छे। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। અને ત્યાં આ પાઠ આપણો પૂર્ણ થાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠની સમજૂતીને અંતે મેં થોડા શબ્દાર્થ અને પ્રશ્નો લખ્યા છે। એ શબ્દાર્થ અને પ્રશ્નોના ઉત્તર તમારે હિન્દીની નોટબુકની અંદર લખવાના રહેશે। प्रश्न 1, जगदीश बाबू ने अपनी शंका का समाधान कैसे कर लिया? प्रश्न 2, मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? प्रश्न 3, जगदीश बाबू का अकेलापन कैसे दूर हो गया? प्रश्न 4, जगदीश बाबू को क्या अच्छा नहीं लगता था? प्रश्न 5, जगदीश बाबू कैसे संस्कारों के व्यक्ति थे? प्रश्न 6, नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? प्रश्न 7, जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों पहुंची? અને प्रश्न 8, अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को क्या कहते हैं? थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।